सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो साहित्य के नाम। यदि आपको साहित्य से, रचनाओं से, कवियों से, लेखकों से डर लगता है तो यह वीडियो आपके लिए एक बोर्नवीटा वीडियो परीक्षा के पहले साबित होगी। याद रखिएगा, कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए। यह डर आपका मिटाना है और एग्जाम में फतेह करवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और याद रखना, एक भी पॉइंट मिस ना हो, जिससे अगर कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन लग रहा है कि हम भूल जाएंगे तो स्टार बना के नोट कर लेना। कठिन वीडियो हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, घबराना नहीं, वीडियो सुपर फास्ट है। पहला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? यानी अगर हम बात करें प्रथम कवि का दर्जा किसे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज होंगे कि सर स्वयंभू भी तो प्रथम है। जी नहीं, अपभ्रंश के महाकवि जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि भैया क्या, जब क्वेश्चन में पूछा जाए अपभ्रंश का महाकवि किसे कहा जाता है, तो वहां पर दोस्त आप लगाएंगे स्वयंभू को लगाएंगे। इसलिए यह डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर खुसरो को कहा जाता है तोता ए हिंद। ऑप्शन सी जाएगा जब प्रथम कवि मारेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा डाउटफुल रहता है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आप जो है डाउटफुल रहते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं ऑप्शन में एक बढ़ा देता हूं अमृत राय, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो अमृत राय होना चाहिए। जी नहीं, देखिए कलम का सिपाही जो कहा जाता है वो है प्रेमचंद्र जी को। और एक क्वेश्चन जब आता है कि कलम का सिपाही जो कृति है, रचना है, जिसको लिखा किसने है, तब वहां पर आप मारेंगे कि भाई इसको लिखने वाले अमृत राय हैं। क्या है? इसको लिखने वाले अमृत राय हैं, लेकिन कहा किसे जाता है? प्रेमचंद्र जी को। ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। गोदान, गबन, रंगभूमि, कायाकल्प और मंगलसूत्र जैसे उपन्यासों को लिखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम है, मतलब जीरो से टॉप लेवल तक का साहित्य आपको इस वीडियो में मिलेगा। निराला की पहली रचना कौन सी थी? तो निराला की जो पहली रचना, अब यहां से देखो आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सभी निराला की रचनाएं हैं। पहली बात तो ये आपको यहां पर देख लेना है, नोट कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो निराला से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इनकी प्रथम रचना जूही की कली थी, ये आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है हिंदी में कि ये बताओ कि हिंदी में क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है। तो मैं तो बहुत बार रटाया हूं, क्रांतिकारी कवि कहा जाता है निराला को। तो इस चीज को भी आप याद रखें। वीडियो में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें, लेकिन आप हमारा एक परिवार हैं। भले ही आप पर्दे के उस पार घर में बैठे हुए हैं, इस बार हर बहन हर भाई का सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उस सिलेक्शन से बहुत कुछ बदलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है? इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आपने देखा है, पहली बार देखा है, तो परेशान ना हो। प्रतिष्ठापक को माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहां से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बताओ कि जो आपके युग हैं, द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 90%। क्लियर है? और हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महादेवी वर्मा को कौन नहीं जानता? महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त, इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? यामा के लिए जाएगा। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी हो जाएगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि सान्य गीत किसकी रचना है अगर पूछा जाए, नीरजा किसकी रचना है, निहार किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है, गिल्लू किसकी रचना है, तो सभी का आंसर एक ही होगा, महादेवी वर्मा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डन क्वेश्चन, अंधा युग किसकी कृति है? यानी अंधा युग जो है किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? ऑप्शन नंबर धर्मवीर भारती, यानी बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बी को लॉक किया जाए। धर्मवीर भारती से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ भाई सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो आप लिख लीजिएगा धर्मवीर भारती। गीत फरोज के रचयिता, अभी ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। अब मैं देखो, आपको अगर ज्ञान होगा, आपको सब कुछ अगर पता होगा, तो आप क्यों देखेंगे वीडियो? इसलिए गलत होने का डर अपने दिमाग से निकाल दो। भले ही आपका कल पेपर लगा हो, चाहे जब लगा हो, डर आपको निकालना पड़ेगा। गलत करिएगा लेकिन एग्जाम में नहीं। गीत फरोज के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो किसके साथ? भवानी प्रसाद मिश्र के साथ। ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं?
छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो दोस्त याद रखिएगा, छंद शास्त्र को यहां पर प्रणेता के रूप में बनाया गया है, यानी बताया गया है। वो कौन है? पिंगल शास्त्र है। इसलिए आंसर जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। अगला, कृष्णार्जुन युद्ध एक बहुत बेस्ट रचना है, बहुत जबरदस्त, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कृष्णार्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है? भाई गद्य और पद्य, गद्य बिना लय का होता है, पद्य लयबद्ध होता है। यह दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। और इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनेगा, हिंदी साहित्य में भारतीय हिंदी साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, युगधारा किसकी रचना है? युगधारा किसकी रचना है? तो यहां पर जो आंसर जाने वाला है वो किसके साथ चला जाने वाला है? युगधारा जो है नागार्जुन के साथ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बताइएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक जीवनी। एक जीवनी किसका उपन्यास है? 11 और 12 दो उपन्यास से संबंधित हैं, दोनों गलत करें लेकिन एग्जाम में नहीं होने चाहिए। एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है 11 का ए चला जाएगा अज्ञे के साथ। अब 12 भी यहां पर बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अगर पूछा है एक जीवनी किसका उपन्यास है और दूसरा पूर्वा किसका उपन्यास है, दूसरा क्या है? पूर्वा किसका उपन्यास है, तो यह भी जाएगा अज्ञे के साथ। दोनों आपको याद रखना है कि एक जीवनी किसका उपन्यास है और पूर्वा किसका उपन्यास है, तो यह अज्ञे साहब का है, ऑप्शन डी। गीत पुंज के रचयिता कौन है? गीत पुंज के रचयिता कौन है? अब मैं इसको ट्रिक से कोशिश करने की बात करूं तो हर क्वेश्चन में ट्रिक लग सकती है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ट्रिक यार थोड़ी ऐसी ट्रिक होती है जिससे हम एग्जाम में हो सकता है भूल जाए। हर चीज में ट्रिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। गीत पुंज के रचयिता कौन है? तो आंसर किसके साथ जाएगा? भाई निराला के साथ। अब जैसे अगर हम बात कर दें भाई यहां पर पुंज माने अगर हम दीपक जलाते हैं, गीत गा दे, तो भाई गीत अगर गाते हो, दीपक जलाते हो, खुशियां मनाते हो, तो वो माहौल कैसा हो जाता है? निराला हो जाता है। आंसर जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बीणा किसकी रचना है? जवाब दीजिएगा, बीड़ा किसकी रचना है? कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीड़ा जो है किसकी रचना है, बताइए। क्या बात है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है वो सुमित्रा नंदन पंत के साथ जाएगा। यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा कि ये बताओ कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? हिंदी में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। आंसर बी लॉक हो जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्वेश्चन से कभी समझौता नहीं और आपके सिलेक्शन से कभी समझौता नहीं किया। सिलेक्शन जी तोड़ के लेंगे और कुछ भी हो जाए हारने नहीं देंगे आपको। आग का आईना किसकी रचना है? आंसर दीजिएगा, आग का आईना जो है किसकी रचना है, कमेंट कीजिएगा। तो आग का आईना अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो केदारनाथ अग्रवाल के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। झरना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है, जरा जवाब दीजिएगा। झरना किसकी कृति है? क्या बात है, बहुत अच्छा। तो भाई झरना की बात करें तो झरना आंसर चला जाएगा। झरना हुआ, कंकाल हुआ, तितली हुआ, ये जयशंकर प्रसाद को जाता है और ये कहे जाते हैं छायावाद के पितामह। अगर कल को पूछा जाए छायावाद का जनक कौन है तो भाई क्या मारेंगे? छायावाद का जनक है जयशंकर प्रसाद के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवन के गान किसका उपन्यास है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवन के गान किसका उपन्यास है? लॉक किया जाए। तो देखिए अगर बात करें यहां पर जीवन के गान को अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, नागार्जुन के साथ चला जाएगा, यानी 17 का बी हो जाएगा। ये देखिए अगर बात करें कैसे याद करोगे तो हम यहां पर सिंपल सी बात करूं तो यार देखो, अर्जुन के आपने देखे होंगे कि अर्जुन कैसे हम ट्रिक लगा सकते हैं इसमें। अर्जुन ने कुछ वचन दिए थे, है ना, अर्जुन ने कुछ वचन दिए थे, तो मैं कह सकता हूं जीवन को जीने के लिए अर्जुन ने बहुत कुछ सिखाया है। ऐसे ही अगर नहीं याद हो पा रहा है तो यहां पर देखिए गान आ रहा है और इसका उल्टा जो है यहां पर नाग और गान की बात कर सकते हो, यहां से भी आप ट्रिक लगा सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन है 18 नंबर, ये 100% बच्चे इसका आंसर सही दे सकते हैं, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। मधुकलश किसका उपन्यास है? तो मधुकलश हुआ, मधुबाला हुआ, नीड़ का निर्माण फिर ये सभी रचनाओं की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा। 19 नंबर, कनुप्रिया बहुत बार पूछा गया है। कनुप्रिया किसकी कृति है? कनुप्रिया किसकी रचना है? तो यार देखो कनुप्रिया जैसी रचनाएं, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, ये सभी रचनाओं को लिखने वाले धर्मवीर भारती हैं। आंसर जाएगा बी के साथ।
अगला क्वेश्चन, बापू के रचयिता कौन है? बताइएगा, बापू के रचयिता कौन है? जवाब दीजिएगा। बापू के रचयिता कौन है? दिनकर, बीरेंद्र मिश्र, कुंवर वैचैन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? 20 नंबर का ए चला जाएगा, दिनकर के साथ चला जाएगा। दिनकर ने बापू को लिखा है और दिनकर को कहा जाता है हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि। क्या? द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। और प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो यह भी आप याद रखिएगा, हिंदी का राष्ट्र कवि जो है वो कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अगला, नगर शोभा किसकी रचना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नगर शोभा किसकी रचना है? नगर शोभा किसकी रचना है? तो ये क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी लॉक हो जाएगा, रहीम दास जी के साथ। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है दोस्त? इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा वो किसके साथ? 22 का नंबर 22 आंसर जाएगा रत्नाकर के साथ। हरिश्चंद्र बी ऑप्शन के साथ लॉक हो जाएंगे। हम बी को लॉक कर रहे हैं। सागर मुद्रा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, उपन्यास है। सागर मुद्रा को लिखने वाले कौन है? निराला, नागार्जुन, घनानंद या फिर अज्ञे? तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा भाई अज्ञे के साथ, डी के साथ चला जाएगा। अज्ञे से मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया था कि पूर्वा, पूर्वा किसका उपन्यास है? सागर मुद्रा किसका उपन्यास है? और एक मैंने अभी और कराया था जो मैंने जीवन से संबंधित कराया था, तो दोस्त वो भी अज्ञे का है। नीम के पत्ते के रचयिता, या नीम कर लेना, नीम के पत्ते के रचयिता कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नीम के पत्ते के रचयिता कौन है? और बहुत फेमस कवि हैं, कृति हैं, जो है रचनाकार हैं। तो देखिएगा, अगर बात करें यहां पर उर्वशी जिन्होंने लिखा है, अगर नीम के पत्ते की बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि ये बापू के रचनाकार जो है, नीम के पत्ते के रचनाकार हैं, वो दिनकर हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। रश्मि बहुत फेमस कृति है, बहुत ही ज्यादा फेमस कृति। अगर देखा जाए यामा और रश्मि को बहुत फेमस माना जाता है हिंदी साहित्य में। रश्मि किसकी रचना है? तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक किया जाए। महादेवी वर्मा की रचना है, रश्मि है। सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि। और हिंदी में आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है हिंदी में? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। आंसर जाएगा सी के साथ। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? 26 नंबर, रंगभूमि के रचनाकार कौन है? कमेंट कीजिएगा। तो रंगभूमि के रचनाकार कौन है? तो रंगभूमि के रचनाकार चले जाएंगे भाई प्रेमचंद्र के साथ, क्योंकि प्रेमचंद्र गोदान, गबन, रंगभूमि जैसे उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी लॉक किया जाए। बीजक इंपॉर्टेंट रचना है, आपने 10th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि साखी शब्द रमैनी, बीजक को भी पढ़ा है। 27 नंबर का आंसर जाएगा किसके साथ? कबीरदास जी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है, पल्लव किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत गोल्डन क्वेश्चन है। पल्लव किसकी रचना है? तो देखिए, पल्लव हुआ, चिदंबरा हुआ, अगर इन रचनाओं की जब भी हम बात करते हैं तो नाम आता है, पंत का नाम आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पंत को देखा जाए तो सुकुमार कवि, मैं बार बार यहां पर दोहराऊंगा, इंपॉर्टेंट है। बेला के रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, कवि और रचनाकारों में देखा जाए तो बेला के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? 29 नंबर का डी चला जाएगा, निराला, यानी क्रांतिकारी कवि के साथ डी को लॉक किया जाए। 29 नंबर का डी हो जाएगा। अर्चना किसकी रचना है? अब देखिए, फिर से मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि 29 नंबर को याद रखो बेला और 30 नंबर में याद रखो अर्चना। बेला और अर्चना को मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे बेला आप देखते होंगे गांव में या शहरों में, जब हम पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं, गांव में तो घर पे ही अक्सर देखा जाता है या मंदिर में कर लिया जाता है, लेकिन शहरों में कभी कभी बाहर भी जाया जाता है या घर में कर लिया जाता है। तो बेला में आप देखते हो, बेला एक फूल भी होता है और एक बेला होता है बर्तन, ठीक है? तो बेला मतलब फूल मान लो, तो फूलों से भी अर्चना, अर्चना का मतलब पूजा है। तो पूजा करोगे तो मैं कह सकता हूं इनको दोनों को एक साथ में याद रखना है, तो जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन अगर भैया निराला चाहते हो तो पूजा करते रहो, आप जिसे भी मानते हो, चाहे आप कोई भी, आप किसी को भी मानते हो। क्वेश्चन नंबर 31, मगही को मागधी बोला जाता है, जो बिहार से संबंधित है, हर बच्चा जानता है। मगही को मागधी बोला जाता है और मगही दोस्त मगध राज्य से संबंधित। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी के साथ, बिहारी के साथ। रामलला नहछू किसकी रचना है?
रामलला। नहचू किसकी रचना है? तो यार याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर प्रमुख जो है व्यक्तित्व तुलसीदास की बात करी जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा तुलसीदास को। देखा जाए बरवै रामायण को भी लिखा है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बरवै रामायण किसने लिखा है, बरवै रामायण किसने लिखा है? यहाँ पर रामचरितमानस किसने लिखा है? रामचरितमानस किसने लिखा है? विनय पत्रिका किसने लिखा है? विनय पत्रिका ब्रजभाषा में और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रामचरितमानस किसमें लिखा? अवधी में, और विनय ब्रजभाषा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, याद रखिएगा। और सब किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। अगला, बनवेला के रचनाकार कौन है? बनवेला के रचनाकार, अब देखो इसको भी बहुत सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको बताया था बेला, अर्चना, है ना, ये सब कुछ अगर आ जाए, अब बेला कहाँ मिलेगा? फूल कहाँ मिलेगा? वन में मिलेगा, या कहीं भी आप मान लो। और वन में क्या होंगे? पेड़ होंगे। जीवन कैसा होगा अगर चढ़ाओगे भाई किसी के ऊपर? भाई सिंपल सी बात है, जीवन निराला हो जाएगा। नेक्स्ट, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? जवाब दीजिएगा। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो मैंने कहा निशा निमंत्रण हुआ, मधुकलश हुआ, मधुबाला हुआ, मधुशाला हुआ, हरिवंश राय बच्चन, यानी ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को 100 से ज्यादा बार पूछा गया छोटे बड़े एग्जामों में। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी जाएगा, सी को लॉक किया जाए। चलिए, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को अगर नहीं किया, नहीं जाना तो हिंदी पढ़ना बेकार, क्योंकि अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया ये जानना बहुत जरूरी है। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है भाषा के संबंध में, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अंडरलाइन करें। भाषा के संबंध में अगर देखा जाए तो आमिर खुसरो का नाम जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक किया जाए। गुंजन किसकी रचना है? क्या गुंजन किसकी रचना है? कमेंट कीजिएगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि गुंजन जो है, क्या है? गुंजन जो है यह किसकी रचना है? 37 नंबर का, तो यह जाएगी भाई सुमित्रा नंदन पंत के साथ, पंत जी हो जाएंगे सुकुमार कवि। अगला, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? ये जवाब दीजिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक वही हैं जिन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा लिखा है, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जैसे हम धर्मवीर भारती को मारते हैं, यानी ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ, सी को लॉक किया जाए। आत्मबोध किसकी रचना है? बताइए भाई, आत्मबोध जो है किसकी रचना है? कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आत्मबोध किसकी रचना है? 39 नंबर। तो आत्मबोध जो है वो है किसकी? गोरखनाथ की है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे स्क्रीन पर 39 के बाद 40 क्वेश्चन। बहुत अच्छे पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो दोस्त याद रखिएगा, जब हिंदी नवजीवन के संपादक पूछा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गोल्ड क्वेश्चन माना जाता है। नहीं, ये गोल्ड मान लो आप पूरी तरीके से, न चांदी भैया ना कुछ भी, ये गोल्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है? महात्मा गांधी जी हैं हिंदी नवजीवन के संपादक। महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों का दिमाग यहां तक नहीं जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदी में बुनियादी शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? बुनियादी शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? तो बुनियादी शिक्षा के जनक भी महात्मा गांधी है। और बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत वर्धा योजना, ये वर्धा योजना भी इसी को कहा गया, वर्धा योजना या तालीम योजना। ये दोस्त यहाँ पर वर्धा योजना या तालीम योजना, ये भी महात्मा गांधी ने, इन्हीं का नाम है, इसको ही मारना अगर इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी आ जाए। बंटवारा के रचयिता कौन है? बंटवारा के रचयिता कौन है? तो दोस्त याद रखो 41 नंबर का जो आंसर जाएगा वो विष्णु प्रभाकर के साथ बंटवारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। करुणालय किसकी रचना है? करुणालय किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। जवाब दीजिएगा। तो करुणालय जो किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा 42 नंबर का, वो जयशंकर प्रसाद के साथ, ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन है? नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखना है दो नाम इससे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो नाम आपको याद रखने हैं। एक तो श्याम सुंदर दास और दूसरा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, उनको ही मारिएगा। यहां पर रामचंद्र शुक्ल दिया है तो रामचंद्र शुक्ल मारेंगे। जब श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल दोनों हो तो श्याम सुंदर दास को पहली प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। याद रखना है दोनों नाम। अगला क्वेश्चन, चित्राधार के रचनाकार कौन है? बहुत बार पूछा गया है, कभी भी प्रैक्टिस पेपर उठा के देख लेना। चित्राधार के रचनाकार कौन है?
चित्राधार के रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो किसके साथ चला जाएगा, 44 नंबर का। बताओ 44 नंबर का जवाब आपको देना है कि भाई चित्राधार जो है किसके यहां पर संपादक कौन हो जाएंगे, कमेंट कीजिएगा। तो चित्राधार के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र की कौन सी कृति यानी कौन सी रचना अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, जरा जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, सोजे वतन एक ऐसी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाओं में शामिल कर लो इस क्वेश्चन को। कई बार पूछा गया है कि प्रेमचंद्र ने बहुत सी रचनाओं को लिखा है, बहुत सारे उपन्यासों को लिखा है, लेकिन एक ऐसी कृति थी जिसको अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया, वो था सोजे वतन। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। हिंदी का पहला पात्र, पात्र का मतलब है पत्र, उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कहां से हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन यहां से एक बन गया, पहला ये बन गया कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है, तो पहला प्रथम पत्र है भैया यहां पर उद्दंड मार्तंड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा यहां पर कि भाई इसका प्रकाशन कहां से हुआ था, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 46 नंबर आपको याद रखना है, कलकत्ता, यानी कलकत्ता हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर जीके में देखें तो जीके सेक्शन में अगर जाऊं तो कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे, 47 नंबर का। तो 47 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपभ्रंश के व्याकरणिक परिदृश्य से देखा जाए उसके रचनाकार कौन है, 48 नंबर का जो लॉक किया जाए आंसर वो हेमचंद्र हो जाएगा, न कि प्रेमचंद्र, न कि विद्यासागर और न कि धनपाल अज्ञेय। प्रभावती वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी रचना है, हम वीडियो के अंतिम छोर पर पहुंच जाएंगे मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन थोड़ा सा देर भले ही लग गई हो लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा दिया। प्रभावती किसकी रचना है, तो 49 नंबर का जो आंसर जाएगा वो चला जाएगा डी के साथ, निराला के साथ, क्रांतिकारी कवि निराला। साहित्य का मर्म के रचनाकार कौन है, साहित्य के मर्म के रचनाकार, ये क्वेश्चन 101 वो है, इनसे बाहर कुछ नहीं, इनसे बाहर कुछ नहीं। साहित्य का मर्म का जो यहां पर अगर देखा जाए व्यक्तित्व है वो किसमें झलकता है, वो 50 नंबर का जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कुटुज रचना को भी लिखा है, और महादेवी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी से मैंने आपको बताया कि द्विवेदी युग का नामकरण इन्होंने ही किया। अगला, भारत में देखिए क्वेश्चन आ गया, भारत में बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुनियादी शिक्षा को तालीम योजना, वर्धा योजना, जने क्या क्या हम जानते हैं, और हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक रहे महात्मा गांधी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कला और बूढ़ा चांद, यहां कला कर लीजिएगा, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कला और बूढ़ा चांद जो रचना है वो है सुमित्रा नंदन पंत, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। खालिक वारी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खालिक वारी किसकी रचना है, खालिक वारी किसकी रचना है, कमेंट किया जाए। खालिक वारी किसकी रचना है, तो भैया खालिक वारी खुसरो की रचना है, आंसर सी जाएगा। और स्वयंभू कहे जाते हैं, अपभ्रंश के महाकवि कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं, छायावाद के जनक कहे जाते हैं। और निरूपमा के संपादक कौन है, ये आपको कमेंट करना है। निरूपमा के संपादक कौन है दोस्त, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 54 का, वो चला जाएगा निराला के साथ, यानी निरूपमा को भी निराला ने लिखा है, बेला को भी निराला ने लिखा है, अर्चना को भी निराला ने लिखा है, बहुत सी रचनाएं हैं दोस्त निराला की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की एक रचना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 55, कौन सी एक रचना प्रेमचंद्र की रचना है। तो दोस्त याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ, वो चला जाएगा भाई किसके साथ, वो चला जाएगा यहां पर पंच परमेश्वर के साथ। अब मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं कि नदी के द्वीप किसकी रचना है, अज्ञेय की रचना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको नोट करें, VIMP क्वेश्चन। यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, इनकी है महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। पंच परमेश्वर आप सभी जानते हो, प्रेमचंद्र जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और सन्नाटा किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, भवानी प्रसाद, एक बार स्क्रीनशॉट लें, भवानी प्रसाद की है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, एक रचना पंच परमेश्वर। रश्मि लोक किसकी रचना है, रश्मि लोक किसकी रचना है, तो भाई रश्मि लोक जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा 56 का, वो जाएगा दिनकर के साथ, यानी दिनकर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रश्मि केवल किसकी रचना है, अगर लोक ना होता तो महादेवी वर्मा, और रश्मि लोक किसकी रचना है, दिनकर की, दोनों में फर्क है। अब बात करते हैं 57 की। पथ के साथी किसकी कृति है, पथ के साथी
किसकी कृति है, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉक किया जाए। क्या बात है। 57 नंबर का जो आंसर जाएगा वो महादेवी वर्मा के साथ चला जाएगा। हमने कहा आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा कही जाती है। कर्म भूमि किसकी रचना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी बताया था कि रंग भूमि कर्म भूमि, लेकिन कर्म भूमि हो सकता है कि आप गलत कर जाओ, लेकिन कर्म भूमि रंग भूमि जब भी आ जाए तो आप एक ही जवाब मारेंगे, प्रेमचंद्र। ठीक है, रंग भूमि कर्म भूमि और जो भी अगर पूछा जाए मंगल सूत्र, गोदान गवन, कायाकल्प, सारी चीजें हम प्रेमचंद्र जी के साथ मारेंगे। श्रृंखला की कड़ियां किसका निबंध संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियां है क्या, पहला क्वेश्चन, तो एक निबंध संग्रह है। किसका है 59, तो आंसर महादेवी वर्मा के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। आवारा मसीहा किसकी रचना है, आवारा मसीहा को लिखने वाले विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है, विष्णु प्रभाकर है। आंसर सी को लॉक किया जाए। इंपॉर्टेंट है, नोट करें। अगर आप आलस कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, फिर बाद में ये मत कहना कि रचनाओं की वीडियो आपके सामने नहीं रखी। रस मीमांसा किसकी रचना है, भाई 101, हजारों रचनाएं हैं। मतलब देखा जाए तो बहुत सारी रचनाएं हैं, हजारों में गिनती ही नहीं है। लेकिन अगर हम 101 रचनाओं को नहीं देख पा रहे उन हजारों में, तो फिर ये तो हमारी यहां पर क्या है, हमारी समस्या है। हमारी का मतलब आपकी। रस मीमांसा किसकी रचना है 61, तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा रस मीमांसा हुआ। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है चिंतामणि, चिंतामणि हुआ, त्रिवेणी हुआ। अगर देखा जाए तो दोस्त यहां पर जाएगा आंसर किसके साथ, रामचंद्र शुक्ल के साथ। मुर्दहिया के रचयिता कौन है, मुर्दहिया के रचयिता कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने सोचा भी नहीं हुआ होगा, VIMP क्वेश्चन है। विनय पत्रिका, बरवय रामायण, मुर्दहिया, रामचरितमानस, रामलला नहछु, तुलसीदास ने ही लिखा है। ठेले पर हिमालय बहुत बार पूछा गया है। ठेले पर हिमालय क्या है, आत्मकथा, जीवनी, निबंध संग्रह, कहानी, निबंध संग्रह है। पहला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। आंसर जाएगा 63 का डी। कायाकल्प किसकी रचना है, कायाकल्प अभी मैंने बताया कि रंग भूमि कर्म भूमि कायाकल्प, मंगलसूत्र, गोदान गवन, सोजे बतन, है ना। तो ये सारी रचनाएं कौन सी हैं, वो डी के साथ चली जाएंगी, प्रेमचंद्र के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम से जबरदस्त क्वेश्चन। 65 नंबर का जो आंसर जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो युग है वो द्विवेदी उन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध भी आधुनिक युग के द्विवेदी युग से है। ऑप्शन किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा, यानी 65 का सी लॉक हो जाएगा। कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम, अब यहां से एक क्वेश्चन बन गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बन गया कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है प्रेमचंद्र को, पहला क्वेश्चन। और इनका वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम है दोस्त धनपत राय। क्या है, वास्तविक नाम इनका धनपत राय है। इसलिए आप इस चीज को ध्यान से रखें कि इनका नाम क्या है, धनपत राय है। बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को याद रखें। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा है। अगला, गेहूं और गुलाब। अगर क्वेश्चन में कल को पूछ दिया जाए कि भाई गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो आंसर क्या मारोगे, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या मारोगे, राम वृक्ष बेनीपुरी मारोगे। क्लियर है, चलेगा। कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से याद कर लो। 68 नंबर को बहुत ढंग से याद कर लो। ये चारों क्वेश्चन माखनलाल चतुर्वेदी के हैं और इनसे पूछा जा सकता है कि हिम किरीटनी किसकी रचना है, हिम तरंगिणी किसकी रचना है। VIMP क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो बी पूछा जाएगा या डी। तो आंसर क्या लगाओगे, माखनलाल चतुर्वेदी। लेकिन अगर कल को क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो भैया यहां पर जो आंसर मारोगे वो क्या मारोगे, हिम तरंगिणी पर मारोगे, यानी ऑप्शन बी जाएगा। अगला, तितली और कंकाल जैसी रचनाओं को किसने लिखा है, तो तितली और कंकाल आकाशदीप चित्राधार जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, कमेंट कीजिएगा। तो संस्कृत के 4 अध्याय को लिखने वाले दिनकर हैं। आंसर जाएगा डी सी के साथ। दिनकर को द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। उर्वशी जैसी रचनाओं को इन्होंने लिखा है, बापू जैसी रचनाओं को इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट।
हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार बताइएगा, जवाब दीजिएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? कमेंट किया जाए, कमेंट किया जाए, बताइए। तो देखिएगा, मलयालम लेखक में भी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जिसको शंकर कुरूप का नाम दिया जाता है। लेकिन यहां पर आपको मलयालम थोड़ी ना है, मलयालम थोड़ी ना है, लेकिन यहां पर आपको क्या बताना पड़ेगा? सुमित्रा नंदन पंत मारना पड़ेगा। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। अब बात आती है कि भाई सुमित्रा नंदन पंत जो है, सुमित्रा नंदन पंत जो है, उनकी कौन सी कृति पर मिला है? कौन सी कृति पर मिला है? तो जरा हमें कमेंट कीजिएगा, क्या चिदम्बरा पर मिला है? क्या चिदम्बरा पर मिला है? जरा हमें कमेंट करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। बिखरे मोती किसकी रचना है? बिखरे मोती, हाँ, जिन्होंने चिदम्बरा दिया है उनका आंसर सही है। देखिएगा, चिदम्बरा पर मिला है उनको, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है उर्वशी पर, और अज्ञे को मिला है कितनी नावों में कितनी बार। महादेवी वर्मा को भी मिला है, यामा पर मिला है। बिखरे मोती किसकी रचना है? तो यहां पर जो बिखरे मोती बच्चे हैं वो मार रहे हैं 72 नंबर में, वो सुमित्रा नंदन पंत के साथ चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर किसके? अच्छा, पंत तो है ही नहीं। अब पंत तो है ही नहीं, अब ये बताओ बिखरे मोती किसकी रचना है? पंत ने भी लिखा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रचना है, जो एनसीईआरटी ये कहती है कि 72 नंबर का आप मारेंगे, तो बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जलियांवाला बाग जैसी रचनाओं को लिखा है। और जितने भी यहाँ पर युद्ध वाली रचनाएं हैं, जितनी भी युद्ध वाली रचनाएं हैं, वो सभी इन्होंने लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। निम्नलिखित में कौन सी प्रेमचंद्र की एक रचना है? झरना बिल्कुल नहीं है। झरना हुआ जयशंकर प्रसाद का चंद्रकांता हुआ, आप देखते हो देवकी नंदन खत्री का। कामायनी हुआ आपका जयशंकर प्रसाद का। पंच परमेश्वर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्रेमचंद्र की रचना है। शतरंज के खिलाड़ी कौन है? यानी शतरंज के खिलाड़ी भी कहे जाते हैं और उनका उपन्यास भी है। शतरंज के खिलाड़ी दोस्त, यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? 74 नंबर का, वो प्रेमचंद्र के साथ चला जाएगा। तो ये रचना प्रेमचंद्र के और नाम, यानी उपन्यास है ये भी आपको याद रखना है। नीली झील किसकी रचना है? नीली झील किसकी रचना है? तो यहां पर आंसर जाएगा भाई नीली झील धर्मवीर भारती के साथ, यानी ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 76, कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा जो है किसकी रचना है? कमेंट किया जाए। 76 का जो आंसर जाएगा दोस्त, यहां पर वो आंसर चला जाएगा जायसी के साथ, यानी मलिक मोहम्मद जायसी साहब। जायसी है सी ऑप्शन के साथ, सी को लॉक किया जाए। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हर तरीके का क्वेश्चन, साहित्य का क्वेश्चन, अगर साहित्य का वीडियो है तो यहां पर व्याकरण का एक भी क्वेश्चन आपने 77 क्वेश्चन के बीचों में नहीं देखा होगा। मतलब पूरे यूट्यूब पर अगर तहलका मचेगा तो आपके सिलेक्शन से मचेगा। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर जाएगा भाई किसके साथ? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई अभी यहां पर गठित हुई थी साहित्य अकादमी जब नेहरू का टाइम था। नरसी का मायरा किसकी रचना है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, किताबों को खोल के पलटना तो आपको 7 से 8 बार देखने को मिल जाएगा। नरसी का मायरा 78 नंबर। तो नरसी का मायरा जो है मीराबाई की रचना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे कह रहा है विचार विमर्श किसकी रचना है? विचार विमर्श किसकी रचना है? विचार विमर्श जो है 79 क्वेश्चन का आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी द्विवेदी युग का नामकरण करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को लिखा है। अधखिला फूल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी बोले तो गोल्डन क्वेश्चन। क्या है? गोल्डन क्वेश्चन को यहां पर मानिएगा। अधखिला फूल किसकी रचना है? तो जवाब दीजिएगा 80 नंबर का। तो 80 नंबर का जो जवाब आएगा वो किसके साथ? मैथिली शरण गुप्त के साथ आएगा। लेकिन मैथिली शरण गुप्त तो है नहीं भाई, मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है। लेकिन अयोध्या सिंह हरिऔध की बात की जाए, 80 नंबर में अयोध्या सिंह हरिऔध की बात की जाए तो ये जो है माने जाते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे याद कैसे करोगे? अधखिला फूल, फूल खिलते हैं, जैसे सुबह सुबह पहुंच जाओ तो अधखिला फूल होगा। तो अयोध्या में आप देखते हो तो बहुत सारे जो है फूल आपको मिल जाएंगे। मतलब ऐसा दिमाग आप लगाओ, क्योंकि राम मंदिर है, आप समझ लो हर तरीके का तीर्थ स्थल मिल जाएगा वहां पर। हर जाति संप्रदाय की बात करें, हर पूरी तरीके से वहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या है? फूल मिल जाएंगे। ऐसे आप टिक लगा सकते हो। द्वार और रंग में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी बहनों को बहुत सारा प्यार यहां पर, और सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आपके माता पिता हमेशा खुशहाल रहे, परिवार खुशहाल रहे,
सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को आदाब, सत श्री अकाल और ताल ठोककर जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर 81, द्वार और रंग में भंग। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा मैथिली शरण गुप्त के साथ। और अगर कल को क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है या प्रथम राष्ट्र कवि, वो जाएगा मैथिली शरण गुप्त के साथ। 82 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना या उपाध्याय की रचना, यानी ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। यहां पर डी लॉक हो जाएगा। प्रगतिवाद के जनक किसे कहा जाता है? 83 गोल्डन क्वेश्चन। प्रगतिवाद के रचनाकार या प्रगतिवाद के जनक, प्रगतिवाद के पितामह किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। मैं बार बार बता चुका हूं, अगर कल को क्वेश्चन आया और गलत किया तो खैर नहीं। हारे को हरिनाम किसकी रचना है? हारे को हरिनाम किसकी रचना है? हारे को हरिनाम दोस्त, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो रामधारी सिंह दिनकर के साथ। हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो दोस्त अगर बात करी जाए रामचंद्रिका जैसी रचनाओं की, रामचंद्रिका जैसी रचनाओं की, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता है रसिक प्रिया। एक रसिक प्रिया है और एक रामचंद्रिका है। ये रचनाओं को लिखा है, दो रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं। ये सभी रचनाओं के जो रचनाकार हैं वो केशव दास हैं। जात पात एक उपन्यास है। जात पात किसके द्वारा लिखा गया? तो जात पात को लिखने वाले बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ, बालकृष्ण भट्ट। शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? कमेंट कीजिएगा। शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? 87। शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? तो 87 का आंसर जाएगा भाई डी के साथ, डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। क्लियर है? चलिए, हिंदी में चौपाई का सबसे पहले उपयोग किसने किया? हिंदी में चौपाई का सबसे पहले उपयोग किसने किया? कमेंट किया जाए, कमेंट किया जाए। आंसर क्या होगा? 88 नंबर का आंसर क्या होगा? सरहपा के साथ जाएगा। सी ऑप्शन लॉक किया जाए। लज्जा और ग्लानि किसका निबंध संग्रह है? लज्जा और ग्लानि जो है किसका निबंध संग्रह है? कमेंट कीजिए। लज्जा और ग्लानि जो है एक निबंध संग्रह है। 89 नंबर का आंसर जो है रामचंद्र शुक्ल के साथ जाएगा। सी लॉक हो जाएगा 89 का। ठीक है, चलेगा। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी को लिखा है, रस मीमांसा को लिखा है, लज्जा और ग्लानि को भी लिखा है। हिंदी का साहित्य एक रचना है, वो भी लिखी है। 90 नंबर, अनामिका किसकी रचना है? अनामिका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनामिका को लिखा है, बेला को लिखा है, अर्चना को लिखा है, कुकुरमुत्ता जैसी रचनाओं को लिखा है, अलीमा को लिखा है, निराला हो जाएंगे यानी क्रांतिकारी कवि। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? स्वर्ण किरण किसकी रचना है? 91। हम 91 पर पहुंच चुके हैं और लगभग 1 मिनट का समय है। 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी 101 क्वेश्चन करेंगे अपन इस वीडियो में। 91 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा पंत जी के साथ। सुमित्रानंदन पंत चिदंबरा के लिए ही जाने जाते हैं। सांध्य गीत किसकी रचना? बहुत सिंपल चिंदी सा प्रश्न, बताइए सांध्य गीत किसकी रचना है? तो आंसर जाएगा, अब आप ही समझ लो। अपन 100 क्वेश्चन लगभग पहुंच चुके हैं। 37 का, यानी देख रहे हो 37 मिनट का जो टाइम है वो आपके सामने। और आप अगर 101 क्वेश्चन की उम्मीद करते हो पूरी डिटेल के साथ, तो आप पूछोगे कि सर यूट्यूब पर बहुत सी क्लासेज हैं जहां पर 30-30 क्वेश्चन को 1-1 घंटे में कराया गया है। जी नहीं, इतना टाइम तो अपन के पास नहीं है, ना आपके पास है। मुझे तो केवल मुद्दे की बात करनी है। आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें, लेकिन एक सिलेक्शन दे देना, उससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आने वाली है। बस इतना ही चाहिए आपसे, कुछ नहीं। ठीक है, सांध्य गीत किसकी रचना है? तो आंसर महादेवी वर्मा के साथ चला जाएगा। अगला, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्त याद रखिएगा, मैला आंचल को लिखने वाले कौन है? 93 का फणीसरनाथ रेणु हो जाएंगे। अगला, युग की गंगा किसकी रचना है? मतलब जितने भी 101 क्वेश्चन में जितना भी आपको ज्ञान मिलने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला कुछ भी। युग की गंगा यहां पर आपको जवाब देना है किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल। कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? बीड़ा, पल्लव, उत्तरा, कामायनी। अब बीड़ा भी है, पल्लव भी है, उत्तरा भी है, कला और बूढ़ा चांद भी है। कामायनी कहां से आ जाएगी? हमसे निगेटिव में पूछा है। कामायनी तो दोस्त जयशंकर प्रसाद की रचना है, और जयशंकर प्रसाद बीच में कहां से आ जाएंगे? ऑप्शन डी जाएगा। बारदोली विजय किसका उपन्यास है? बारदोली विजय आप जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद भूलना नहीं, दिनकर की रचना है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, वारदोली विजय, बापू जैसी रचनाओं के रचनाकार दिनकर।
तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। एक पंक्ति भी ली है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकेगा कि सर कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सब है। 97 का जो आंसर जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन की जो पंक्तियां हैं उसकी जो है उसका जो है आंसर क्या होगा 97 का, महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन डी लॉक होगा। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है महादेवी वर्मा। वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, भले ही वीडियो टफ हुआ हो, लेकिन आपके माइंड को इसने 99% खोल दिया होगा, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं। वादे के साथ कह सकता हूं 99% आपके दिमाग को खोल दिया होगा। याद रखिए बहुत कुछ, आपको बहुत कुछ आने वाला है। मतलब 37 मिनट के 38 मिनट के पहले आपको क्या आता था और 38 मिनट के बाद आपको क्या आया है, ये पढ़ाने का तजुर्बा है और ये आपके पढ़ने का तजुर्बा है। द्विवेदी युग के जनक किसे कहे जाते हैं, तो 98 का आंसर जाएगा भाई जिनके नाम पर पड़ा है उन्हीं का नाम लेंगे, महादेवी प्रसाद द्विवेदी। जलियांवाला बाग किसकी रचना है? जलियांवाला बाग हुआ, झांसी की रानी हुई, ये सभी वीरों का हो कैसा बसंत, इन सभी रचनाओं को अगर देखा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करेंगे, आंसर सी जाएगा। और 101 क्वेश्चन में ये सेकंड लास्ट है, 100 क्वेश्चन। एकांत संगीत किसकी रचना है, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त याद रखिएगा एकांत संगीत जो है रचना है वो किसकी है, वो है हरिवंश राय बच्चन की। और ये रहा दोस्त आज का अंतिम प्रश्न और धमाकेदार वीडियो का अपन ने आगाज किया था और खत्म हुई धमाकेदार तरीके से। मानसरोवर किसकी रचना है, तो मानसरोवर आपको बताना है भैया किसकी रचना है, कमेंट कीजिएगा। मैं ही बता देता हूं, मानसरोवर जो है रचना, मानसरोवर जो रचना है वो प्रेमचंद्र जी की रचना है, यानी ऑप्शन जाएगा भाई टी के साथ। सप्ताह में कौन सा समास है, तो दिमाग लगाइएगा। सप्ताह क्या पहला पद संख्यावाची है, तो बोले सर बिल्कुल है, यानी सप्ताह अगर संख्यावाची है तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी द्विगु समास चला जाएगा। हिंदी में समास क्या होते हैं, जो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो समास होते हैं। इनके प्रकार कितने हैं, 6 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों सिंपल सा पॉइंट आप याद रखो, यहां से 2 क्वेश्चन ये बनेंगे। एक तो ला इसमें आता है, यानी 4 वर्ड अगर देखे जाएं या रा ला वा, तो हम कहेंगे सर ला जो होता है वो अंतः स्था व्यंजन होता है ना। और एक जो ला आता है ना, यह आता है पार्श्विक। जब भी हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है उसके साइड से क्या होता है, उसके साइड से रोल बन के हवा निकलती है, वहां से हम पार्श्विक व्यंजन की उत्पत्ति को मानते हैं। ला एक पार्श्विक है और ला दोस्तों अंतः स्था व्यंजन का भी एक स्वरूप है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन कई बार बच्चे गलत करते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण में फर्क क्या है। क्या बात है, जबरदस्त। तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझने की बात है दोस्तों। तो हम एक शब्द लेते हैं का वर्ग, और का वर्ग में कितने वर्ड होते हैं, आप कहोगे सर का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है। तो इस सारे वर्ड को अगर देखें तो हर वर्ग में 5-5 होते हैं सदस्य, ठीक है। यहां पर अगर हम दूसरा भी ले लेंगे, यानी का ले लूं, चा ले लूं, है ना, ता ले लूं, टा ले लूं, तो इस तरीके से अगर हम लेते चले जाएं और लास्ट में अगर मैं पा ले लेता हूं, ठीक है, तो हर वर्ग में 5-5 सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना है एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक क्या होते हैं, ये दोस्तों आपके होते हैं 135 में आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है महाप्राण है या अल्प प्राण, तो हमें बताना है अल्प प्राण कौन सा है। तो हमें यह बताओ कि अल्प प्राण का मतलब है कि सारे फर्स्ट वाले अल्प प्राण हो जाएंगे। तो इसमें देखिए आप आसानी से कह सकते हो कि चा फर्स्ट में आ रहा है तो कहीं ना कहीं अल्प प्राण होगा। महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं चौथा जो सदस्य होता है वो महाप्राण होता है। और ये सभी ऑप्शंस गलत हैं, मात्र सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अखरोट का तत्सम शब्द कौन सा है, तो दिमाग आप लगाना है कि अखरोट, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, या तो मैं अक्षोट मारूंगा या तो मैं अक्षवाट मारूंगा। यहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए और बी मार रहे हैं, तो अगर आपने ए मारा है तो गलत है, अगर आपने बी मारा है तो बिल्कुल सही है, यानी अक्षोट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, साहित्य से स्मृति की रेखाएं। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बोले तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको हिंट दिया है, आपको बताना है कि स्मृति की रेखाएं उन्हीं की रचना है जिन्होंने निहार को लिखा है। निहार दोस्तों उन्हीं की रचना है जिन्होंने लिखा है क्या, जिन्होंने यामा को लिखा है।
अब तो आपको पता हो गया होगा कि यामा, निहार, रश्मिरथी जैसी रचनाओं को किसने लिखा है। यहां पर हम कह सकते हैं महादेवी वर्मा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्मृति की रेखाएं यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो जाएगा वो बी के साथ चला जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं आप सभी, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है धातु। धातु का मतलब समझते हो, जल्दी से कमेंट करिए धातु का मतलब क्या होता है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपको मैं पहले बात बता देता हूं धातु क्या है। तो धातु को अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सर वर्ब होता है, और वर्ब की बात करें तो धातु को हम कह सकते हैं दूसरे नाम में क्रिया, है ना। तो क्रिया को हम कहते हैं कि क्रिया के साथ में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कैसे होंगे। हमने कहा सर कृदंत प्रत्यय होंगे। बोले सर कैसे, मैंने आपको बताया था, अगर नए बच्चे हैं तो ध्यान दें। यहां पर कृदंत के पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय कितने भागों में बांटे गए हैं, तो आंसर होगा आपके 2 भागों में बांटे गए हैं। एक भाग है कृदंत प्रत्यय और एक भाग है तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय वो होता है जो संज्ञा यानी नाउन या प्रोनाउन की बात करता है, और कृदंत प्रत्यय वो होता है दोस्तों जो आपके धातु या क्रिया की बात करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी के साथ, यानी क्रिया या धातु के साथ हमेशा कृदंत लगाना है, और तद्धित प्रत्यय के लिए हमेशा आपको संज्ञा जब पूछता है, सर्वनाम पूछता है, तो संज्ञा सर्वनाम के साथ तद्धित और क्रिया के साथ या धातु के साथ कृदंत। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है। तो आपको बताना है फटाफट कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द दोस्तों सिंपल सा पॉइंट है कि जब भी कोई भी वर्ड गिरता है, कोई भी वर्ड का मतलब है यहां पर अगर एक लॉजिकली यहां पर यूनिट देख ले, पेड़ से पत्ता ही गिर रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। क्या बात है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे कि जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम है। तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और कई बच्चे जो है इस क्वेश्चन को गलत ट्रेंड करवा लेते हैं अपने एग्जाम हॉल में। तो याद रखिएगा कि जो सो के प्रयोग का मतलब है कि जब भी हम किसी चीज से रिलेशंस की बात करते हैं, संबंधवाचक हमारा आंसर हो जाएगा, टिक हो जाएगा। क्लियर है। जब भी कहीं भी आपको मिल जाए जो और सो, हमें हमेशा संबंधवाचक को नहीं भूलना है। आंसर जाएगा डी के साथ। अच्छा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम होते हैं दोस्तों पूरे टोटल होते हैं 6 प्रकार के। संज्ञा 3 प्रकार के, ऑप्शन में ना हो तो 5 प्रकार के। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए कल को विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर का नाम है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। दांत, दांत समझ रहे हो ना, यानी आप कहते हो जिसको दंत। इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। शब्द जो है दांत वो किस विकल्प को दर्शाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि दांत यार टूट गया है या दांत टूट गई है। तो आप यही तो कहते हो अमूमन भाषा में कि सर दांत टूट गया है, दांत उखड़ चुका है ना, दांत बड़े काले पड़ गए हैं, या उसके दांत बहुत सफेद हैं। हम कह सकते हैं ये सभी जो वर्ड हमने यूज किए हैं ये मेल जो है वॉइस को क्लियर कर रहे हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं शब्द प्रमुखता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ होता है, और एक होता है क्या, योग रूढ़ होता है, या मैं पहले लिख लेता हूं यौगिक लिख लेता हूं, ठीक है। और एक क्या होता है हमारा, एक होता है दोस्तों यहां पर योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ का मतलब समझ रहे ना, यहां पर हम कह सकते हैं रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। रूढ़ वो होते हैं जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, यौगिक वो होते हैं जिनका संधि विच्छेद यानी रूढ़ के उल्टे जिनके टुकड़े आप कर सकते हो, और योग रूढ़ वो होते हैं जो हर बहुब्री समास होता है। यहां पर देखिए किसका हमें बताना है, यौगिक बताना है। यौगिक का मतलब है कि जिसके टुकड़े कर सकते हैं, यानी इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका संधि विच्छेद हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा, है ना। मनोरथ का संधि विच्छेद आसानी से आप तोड़ सकते हो, पुष्प का संधि विच्छेद नहीं होता है, कुमुदनी संधि विच्छेद होता ही नहीं है। पंकज दोस्तों पहले से ही आपका क्या हो जाएगा, योग ऋण हो जाएगा, और आंसर जाएगा एक के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है। लॉक कीजिएगा, अधूरा ज्ञान नहीं दोस्तों, जितना देखना है हर बहन हर भाई हर शेर हर शेरनी को ईमानदारी से देखना है।
मुझे भी दोस्तों दिक्कत होती है बोलने में और पढ़ने में, आपको अगर दिक्कत होती है तो फिर अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो आंसर जाएगा बहुब्री समास। ऑप्शन सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि चंद्र यानी शिखर, शेखर का मतलब शिखर, शिखर पर धारण किए हुए हैं चंद्रमा अर्थात भगवान शिव को जाता है। ऑप्शन सी हमारा लॉक हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। वह पलंग पर सोता है, इनमें से कौन सा कारक है? तो दोस्तों अगर बात करें, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक कुछ नहीं लगाना है यार। वह पलंग पर सोता है, तो ये बताओ यहां पर किस विभक्ति का लोप हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर इसमें विभक्ति क्या है, इसमें सर पर आ रहा है। और मैंने जहां तक ये पढ़ा है कि में और पर जब भी आता है तो वो अधिकरण कारक होता है ना? होता है कि नहीं? संप्रदान में के लिए आता है, कर्म को आता है, कर्ता ने आता है, अधिकरण में और पर आता है। तोता डाली पर बैठा है, मैं पलंग पर बैठा हूं। आंसर जाएगा सी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से एक रमा पर्यायवाची शब्द को धारण करता है, यानी इनमें से एक रमा का पर्यायवाची कौन सा है? तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि इसमें काफी बच्चे गलत करेंगे। देखिए रमा दोस्तों एक्चुअल में यहां पर हम क्या मारेंगे बताइए? क्या मैं रत्नगर्भा मार सकता हूं? बताइए, रत्नगर्भा हो सकता है क्या? हाँ जी, बहुत अच्छे। तो रमा का जो पर्यायवाची होगा वो यहां तमिश्रा हो जाएगा। रमा को हम कहते हैं लक्ष्मी भी कहते हैं, ठीक है? रमा को हम कहते हैं इंद्रा कहते हैं, कमला कहते हैं, पद्मा कहते हैं और तमिश्रा भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है? देखो एक तो मुहावरे होते हैं और एक लोकोक्ति होती है। लोकोक्ति वो होती है जहां पर हम लोगों के बीच में प्रचलन में है, और मुहावरा आम बोलचाल में हम उस चीज को यूज कर रहे हैं। लोकोक्ति कौन सी है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहां गूलर का फूल होना, ये सभी पॉइंट क्या है? मुहावरे हैं। लेकिन क्या है? लोकोक्ति का मतलब है ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 साहित्य से लिया है। सीपी और शंख किस लेखक की रचना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये दोस्तों एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे यहां पर लेखक है दोस्तों जिनको जो है क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि की उपाधि भी मानी जाती है, यानी द्वितीय हिंदी का राष्ट्र कवि माना जाता है। जवाब दीजिएगा फटाफट, बहुत अच्छे। तो दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, रामधारी सिंह दिनकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ उर्वशी जैसी इन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं। क्या? उर्वशी जैसी रचनाओं को इन्होंने लिखा है, और हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बी लॉक हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। उन्नति का संधि विच्छेद क्या है? उन्नति कैसी संधि है? आप कहोगे सर उन्नति एक हमारी व्यंजन संधि है, उत धन नति बराबर उन्नति, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम बी को लॉक करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा निहित है? राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा निहित है? अब यार ये बताओ, दुनिया में संज्ञा के बारे में अगर आपने पढ़ा है, संज्ञा क्या है? संज्ञा एक नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस। आप कहते हो नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस। संज्ञा है, नेम है, किसी व्यक्ति विशेष स्थान या किसी देश के नाम को या कुछ भी है उसका नेम होना चाहिए पर्टिकुलर। संज्ञा को यहां पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 या 5 भागों में हम बांटते हैं। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब बहुत सारी चीजें होती हैं वो जाति में आती हैं। जैसे एक अगर अध्यापक है तो वो क्या होगा? एक अध्यापक है तो वो चला जाएगा जातिवाचक में। और अगर मैं आपसे कह दूं कि अध्यापक का नाम महेश है तो ये तुरंत चला जाएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक है ना? दुनिया के जितने अध्यापक हैं उनकी जाति का बोध कराते हैं। ऐसे ही दुनिया में जितने गवर्नर हैं या भारत में जितने गवर्नर हैं वो कहीं ना कहीं जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन अगर मैं राज्यपाल में आनंदीबेन पटेल लगा दूं, राज्यपाल में गणेशी लाल लगा दूं, राज्यपाल में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भारत में हैं, या फिर हम गवर्नर में कहें कि विदेशों में भी होते हैं, ठीक है ना, उनके देशों में नियुक्त किए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं व्यक्तिवाचक कहलाएंगे जब नाम लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पद में कौन सा बैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो बैया का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि डी में आना चाहिए, यानी मतलब जो है लास्ट में आना चाहिए। और डी का मतलब यहां आप बच्चे कह रहे हैं सर डी यानी डी में तो चैया लगा है, हमें बताना था भाई भैया, और हमें यहां पर भी लग रहा है, यहां पर भी लग रहा है। अच्छा यार ये बताओ, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है,
ए और सी हो सकते हैं, लेकिन खवैया में हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रवैया में अगर हम बैया निकाल देते हैं तो रा का मतलब कुछ नहीं रहता है, और इसलिए खवैया को हमेशा यहां पर माना जाता है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश के पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है। कितने भागों में बटा है, 2 भागों में। कौन कौन से, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 19, चौलड़ी में समास कौन सा है। काफी बच्चे गलत करेंगे, याद रखिएगा। चौलड़ी में कौन सा समास है, कर्मधारय, दिगु, बहुब्री, द्वंद्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। याद रखना है कि चौलड़ी में समास बहुब्री क्यों हो जाएगा, रियल यहां पर जो मीनिंग है वो क्या है। चौलड़ी का मतलब आप समझ रहे हो ना, 4 लड़ियों की, यानी 4 लड़ियों से मिलकर बनी है। क्या बनी है, एक माला बनी है दोस्तों, इसलिए बहुब्री को माना जाता है। ऑप्शन सी जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, उद्धव शतक किसकी कृति है। उद्धव शतक किसकी कृति है, जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या बात है। उद्धव जो है शतक किसकी जो है कृति है, जरा जवाब दीजिएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो रत्नाकर के साथ चला जाएगा। जगन्नाथ रत्नाकर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 20 का डी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार ट्रेंड हो रहा है, गलती बिल्कुल ना करें एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, मुझे भात अच्छा लगता है, मुझे साड़ी अच्छी लगती है, मुझे ये फल अच्छा लगता है। जब भी कोई भी चीज अच्छी लगती है, या आपके हिसाब से कारक कौन सा होगा, तो कमेंट करिए फटाफट, क्या बात है। तो दोस्तों अपादान कारक में क्या होता है, एक्चुअल में से होता है, जो अलगाव के लिए आता है। करण की बात करें, इसमें भी से होता है, लेकिन ये साधन के रूप में आता है। संप्रदान में दोस्तों क्या होता है, के लिए आता है, और जब चीजों को हम दान भी करते हैं, ठीक है ना, तो हम कहते हैं। अधिकरण में हमारा में और पर आता है, तो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई चीज यहां पर कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है या फिर कोई में और पर यूज हुआ है तो अधिकरण। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। संप्रदान कारक की यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें के लिए आता है, लेकिन जब के लिए नहीं आता है तो 2 चीजें याद रखनी है। संप्रदान कारक में जब किसी चीज को बेहतर माना जाता है, जब कोई चीज जो है पसंदीदा होती है, जब कोई भी चीज क्या होती है, अच्छी लगती है, तो हम क्या, संप्रदान कारक। जब कोई भी चीज हम दान देते हैं तो हम संप्रदान कारक की बात करते हैं। आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 लॉक कीजिएगा। पानी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। पानी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, जरा जवाब दीजिएगा, बहुत उम्दा, क्या बात है। पानी जो है किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, पानी को प्रतिष्ठा माना जाता है, यानी पानी का जो अनेकार्थी समानार्थी शब्द है वो है प्रतिष्ठा। ऑप्शन ए हम लॉक करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 23, मुरली धारण करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा समास है। मुरली धारण, अच्छा मुरली धारण कौन करेगा, भगवान कृष्ण करेंगे। और भगवान कृष्ण क्या है, एक द्वितीय ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, यानी एक द्वितीय ऑब्जेक्ट हमारा यह है कि बहुब्री समास भी यही कहता है कि जब हम कोई भी व्यक्ति को डायरेक्ट वे में ना कहें, इनडायरेक्ट वे में किसी दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। 10 आनंद 10 हैं सिर जिसके रावण, हम कह सकते हैं मुरली धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, ग्लास में थोड़ा दूध है, रेखांकित पद में विशेषण कौन सा है। तो पहली बात तो आपको बता देना चाहता हूं, रेखांकित पद कौन सा है। रेखांकित पद है ऑप्शन वाला, यानी ये वाला जो है आपका इस लाइन में, ठीक है। थोड़ा, अच्छा थोड़ा संख्यावाची है क्या, थोड़ा में 5 और 4 और 3 ये कुछ डिजिट लिखा है, तो आंसर नहीं होगा। संकेत, क्या कोई संकेत दिया जा रहा है, नहीं होगा। गुणवाचक, क्या कोई गुण बता रहा है कि ये लाल है, सफेद है, काला है, नहीं, इसलिए आंसर जाएगा सी के साथ। अच्छा एक चीज और यहां पर लिख लेना है, परिणाम नहीं होता है, परिमाण होता है, ठीक है ना, परिमाण। क्वांटिटी की बात हम करेंगे जब हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम कहते हैं परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक आपको यहां पर लिख लेना है। परिमाणवाचक में जब भी हम क्या करते हैं, चीजों को मापते हैं, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। सुबह शाम करने का अर्थ क्या है। सुबह शाम करने का अर्थ क्या है, समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना,
टाल मटोल करना गाइस, या दिन रात काम करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। बोले कल कर लेंगे, बोले परसों कर लेंगे, बोले कल कर लिया, अरे चलो छोड़ो टाइम नहीं मिला, आज नहीं ये चैप्टर पढ़ पाए, कल पढ़ेंगे, आज तो कुछ ये देखते हैं। और दूसरा फिर दिन आता है, फिर कहते हैं अरे चलो छोड़ो यार, कहाँ एग्जाम लगा है। जैसे एग्जाम लगता है फिर कहते हो सर एडमिट कार्ड आने दो तब पढ़ेंगे। एडमिट कार्ड आते हैं तब फिर बच्चे क्या करते हैं कि 2 दिन पहले एग्जाम के फिर सिलेबस ढूंढते हैं कि सर सिलेबस क्या है इसका। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सहयोग का विलोम शब्द क्या होता है? तो सहयोग का विलोम शब्द होता है, हम कह सकते हैं, जल्दी से बताओ, बहुत उम्दा प्रश्न है, कई बार बच्चों ने गलत किया है। अच्छा सहयोगी करिएगा, माफी चाहेंगे, यानी सहयोगी करिए, सहयोगी, ठीक है। सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ जी, सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? क्या बात है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सहयोगी का जो विलोम शब्द होगा वो प्रतियोगी हो जाएगा, है ना। सहयोगी का हो जाएगा, प्रतियोगी हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा सहयोग का क्या हो जाता? सहयोग का हो जाता असहयोग, ठीक है ना, असहयोग हो जाता, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। ये 27 क्वेश्चन आपको हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं। 27 क्वेश्चन में 3 से 4 चीजें पूछी जाती हैं। चारों दिशाओं का ज्ञान आप सभी को होता है। ऊपर हमेशा आप उत्तर होता है, नीचे हमेशा आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका होता है पश्चिम होता है। अब आपसे कह सकता है कि ये जो बीच वाली दिशा है, याद रखिएगा, जो ये बीच वाली दिशा है इसको हम क्या कहेंगे? याद रखिएगा कि जब भी हमसे पूछा जाए कि इसको पश्चिम और दक्षिण, ये पश्चिम है ना, ये दक्षिण है, इसको हम क्या कहेंगे? तो सब चीज को याद रखना है कि जब ये उत्तर और पूर्व की दिशा को पूछा जाए तो आपको बताना है कि उत्तर और पूर्व की दिशा को हम कहते हैं ईशान कोण। आप कहते हो ना झंडा ईशान कोण में गाड़ दो, पूजा ईशान कोण में करनी चाहिए, है ना। उत्तर पूर्व में ईशान कोण है, दक्षिण और पूर्व, याद रखो, दक्षिण और पूर्व को हम कहते हैं आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। और पश्चिम और दक्षिण, यानी ये वाला दक्षिण और पश्चिम, इसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण, ठीक है ना। और याद रखो पश्चिम और उत्तर, यानी उत्तर और पश्चिम को कहते हैं वायव्य कोण, ठीक है। क्लियर हुआ? हमसे पूछा दक्षिण और पूर्व, यानी ये वाला हमसे पूछा है दक्षिण और पूर्व, तो आग्नेय हो जाएगा, आंसर जाएगा बी के साथ। कल को मुझसे उत्तर पूर्व पूछ सकता है तो आंसर हो जाएगा ईशान। कल को मुझसे पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम पूछ सकता है, आंसर हो जाएगा नैऋत्य कोण, आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में वायव्य। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जवाब दीजिएगा 27 का बी हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित में से वाक्य है एक शुद्ध, उसको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में, अगर कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, और आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों, ये देखिए विवादित क्वेश्चन रहा था और पिछली बार जब आंसर मारा गया था तो ऑप्शन नंबर सी को मारा गया था आयोग के द्वारा। लेकिन अगर देखा जाए कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये किताबों में मिलता है और ये कई विद्वानों ने भी बताया है, इसलिए दोनों आंसर बता दिए हैं। सी आंसर आपके किसके अनुसार? भैया सिंपल सी बात कह सकते हैं आंसर की के अनुसार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा छंद एक्चुअल में 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन कौन सा होता है? एक होता है मात्रिक छंद होता है जो मात्राओं पर आधारित होता है, और एक होता है वर्णिक छंद होता है जो वर्णों पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, बंद दरवाजा किस लेखक की रचना है? अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा, उम्मीद करेंगे दोस्तों क्या आंसर होगा। बंद दरवाजा किसकी रचना है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बंद दरवाजा जो है किसकी रचना है, जरा लॉक कीजिएगा, आंसर क्या आ रहा है। तो हम कह सकते हैं आसानी से
मुंशी प्रेमचंद्र, यानी ऑप्शन हम अगर सी लगा रहे हैं, प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य के उपन्यासों में गिना जाता है, हम सी को लॉक करेंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। 20 क्वेश्चन देखिए बड़ा ध्यान से, अंतिम 20 प्रश्न बहुत ध्यान से देखिए। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। जो अभी बच्चे आए हैं, बहनें आई हैं, भाई आए हैं, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें रोज रात 8 बजे हिंदी के तांडव के लिए। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का शब्द का चयन करना है। टेबल लैंप। देखिए जब लैंप होती है तो हमारा स्त्रीलिंग, जब टेबल लैंप होती है तो हमारा पुल्लिंग होता है। बल्ब हमारा पुल्लिंग होता है, हीटर हमारा पुल्लिंग होता है। आप अमूमन भाषा में आप खुद यूज करके देखो, बिजली आ गई, बिजली चली गई। अब आपको पता ही नहीं सर लड़की को बुला रहे हो या किसको बुला रहे हो, और मुझे भी लड़की का ही मतलब चाहिए, तो आप कहते हो सर बिजली चली गई, बिजली बहुत कम है ना। आंसर क्या चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, आंसर बताइएगा, लॉक कीजिएगा। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, बताइए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आंसर क्या चला जाएगा? वो चला जाएगा स्थानापन्न हो जाएगा। 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 एक बहुत उम्दा प्रश्न बताते हैं, हंसने वाला प्रश्न। आप कहोगे सर ये भी आ सकता है क्या? आया हुआ है, पीसीएस लेवल में क्वेश्चन आया था सर, ठीक है ना। पीसीएस लेवल में क्वेश्चन आया है तो आपके छोटे एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। भुस में आग लगा जमालो दूर खड़ी का मतलब है कि भुस में आग लगा लगी कर देता हूं, और जमालो का मतलब है दूर खड़ी, यानी भाई कोई दूर खड़ा है, उससे हमने क्या कर दिया है? एक अर्थ बना दिया है, लोकोक्ति मुहावरे में बदल दिया। कलह का बीज बोकर तटस्थ करना। भुस में आग लगने पर दूर, ऐसा नहीं है। आग लगने पर ऐसा नहीं है। आग लगने पर हम कह सकते हैं ए हो सकता है, डी हो सकता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हम कह सकते हैं भुस में आग लगा। हाँ, आग लगा है। देखिए आग लगा का मतलब है कि जब कोई भी काम हम गलत कर देते हैं, मतलब जो है किसी के बीच में बात हो रही है और उसमें क्या कर दें, 2-3 पॉइंट छोड़ दें और आपस में उनकी लड़ाई करवा दें, तो जैसे ही हमने जो है हम और बाद में हम पीछे हट जाएं, यही तो बोल रहा है इसमें। कलह का बीज बोकर तटस्थ करना। कलह का पहले बीज बोइए और फिर जो है साफ साफ बातें करिए कि भाई तुमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे भी ऐसा, मतलब जो है दूसरे को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तीसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34, अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधरोष्ट में ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया गाइस, क्या बात है। और क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। वो दोस्तों एक ऐसा समास है जिसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। एक ऐसा समास दोस्तों जिसमें जब सेम वर्ड आते हैं, जैसे पल पल, ठीक है ना, कर्म कर्म, जब सेम वर्ड आते हैं तो ये कर्म कर्म हो, पल पल, जब कोई भी वर्ड रिपीट होता है तो वो दोस्तों अव्ययी भाव होता है। जब कोई वर्ड विपरीत होता है तो वो हमारा द्वंद्व समास होता है। और यहां पर हमारे सेम वर्ड हैं, जैसे रातों रात या रात रात, या मैंने दिन दिन पढ़ाई की, रात रात पढ़ाई की, एक शब्द रिपीट हो जाए तो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। 36, ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, इसमें रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। धातु में प्रत्यय जोड़ने पर, यानी कह रहा है कि क्रिया, क्रिया को धातु कहते हैं। जब भी कोई प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लगता है। क्रिया के साथ में प्रत्यय जो आता है वो कृदंत आता है, और संज्ञा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय आता है वो आता है तद्धित। तो यहां पर अगर धातु है या क्रिया है तो कृदंत लगाएंगे, यहां संज्ञा सर्वनाम होता तो तद्धित लगा देते। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37, निर्माण का विलोम क्या होगा? देखिए कोई भी बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, खपत होती है समय की और खपत होती है यानी पूंजी की। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टाइम देना पड़ेगा। हमने एक भवन बनाया और निर्माणित किया, हमें इसको गिराने में टाइम नहीं लगेगा। हम गिराएंगे तो उसके लिए क्या मिलेगा? हमें एक वर्ड मिलेगा, ध्वंस, ठीक है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है, निर्माण का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो यहां पर क्या हो जाएगा? विलोम में ध्वंस हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? जरा जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा, क्या बात है। जवाब दीजिएगा कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस है, हास्य रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है। तो दोस्तों याद रखना है कि निर्वेद जो है
हमारा शांत रस की तरफ इशारा करता है, क्योंकि यह नौवां रस है। कल को क्वेश्चन में यह पूछ दिया जाए कि नौवां रस किसे कहा जाता है, तो शांत रस को कहा जाता है, और इसका स्थायी भाव क्या है, आपका निर्वेद है, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन ए के साथ। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 39 बताइएगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत उम्दा प्रश्न के साथ साथ हम आपको दो कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक तो कॉन्सेप्ट है ये वाला, और एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहां पर ये वाला। ये वाला कहलाता है हमारा अर्धविराम, ठीक है ना, अर्धविराम कहलाता है, और ये वाला हमारा कहलाता है अल्प विराम। अल्प विराम में केवल आपको सिंगल नीचे लगा मिलेगा, तो यहां पर अल्प विराम पूछा है तो हमें सिंगल वाला लेना है। अगर अर्धविराम, बहुत सारे बच्चे अर्धविराम और अल्प विराम, अगर मैं ऑप्शन ई में ये बढ़ा देता तो बहुत सारे बच्चे या तो ये लगाते या तो ये लगाते, ठीक है। यहां पर हमारा योजक चिन्ह हो जाएगा, ये हमारा अल्प विराम हो जाएगा। हिंदी में विरामों की संख्या दी है 20, केवल 20 प्रकार के विराम चिन्ह हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ठेले पर हिमालय किस लेखक की रचना है। आंसर क्या चला जाएगा, आंसर जाएगा धर्मवीर भारती के साथ। सीपी और शंख किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। गुनाहों का देवता किसकी रचना है, राम भारती यानी धर्मवीर भारती। यानी ऑप्शन फिलहाल देखा जाए कुल मिलाकर सी के साथ चला जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। 10 प्रश्न है लास्ट के, बहुत तेजी से करेंगे। झा का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम जब भी बात करते हैं चा, जब भी हम बात करते हैं छा, जा, झा, है ना, इस तरीके के वर्ड हम यूज करते हैं तो हम कहेंगे सर तालव्य होता है, और तालव्य वाले वर्ड में हम ये सभी मानते हैं। आंसर जाएगा सी के साथ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, माती मानुष सोन। जब भी कोई भी अलंकार आपसे पूछा जाता है और शब्दों के बीच में उनके अर्थ यानी एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। इसको तो हर बच्चे को रटा होना चाहिए। 10th एंड 12th के एग्जाम में आपने सबने पढ़ा है इस दोहे को, और वहां पर लिखा भी है, भले ही आज बेशक भूल गए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर श्लेष अलंकार इसलिए है कि श्लेष का मतलब होता है कि चिपका होना। जब कोई अर्थ एक शब्द के अंतर्गत अनेकों अर्थ निकालता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 43, रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हम कहेंगे कि सर रमेश में संधि कौन है, तो बोले सर रमेश में कहीं ना कहीं स्वर संधि है। रमेश में स्वर कौन सी वाली संधि है, तो रमेश में स्वर संधि जो है वो है गुण संधि है। आप कहोगे सर गुण संधि है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो रमादन ईस हो जाएगा। क्या दिक्कत है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था क्रिया, क्रिया बोले तो सर वर्ब होता है, और वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक ट्रांसटिव और एक इंट्रांसटिव। आप कहोगे सर हिंदी पढ़ा रहे हो, इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो। ट्रांसटिव का, इंट्रांसटिव का मतलब होता है कि सकर्मक क्रिया होता है और एक होती है अकर्मक क्रिया होती है ना। तो फिलहाल यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है, अटल तत्सम है, आतुर तत्सम है, अतिथि तत्सम है, क्या अजी तत्सम है। जल्दी से बताओ यार, देखो बहुत कम समय, मुझे नहीं पता है कि तत्सम तद्भव है, मैं तो बोल दिया तत्सम है, तत्सम है, तद्भव है। आप जल्दी से बताओ, मैं तो कंफ्यूज भी कर सकता हूं। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो फिलहाल यहां पर आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। अटल हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 46, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चित्रकार, अवतार, स्वामी, ये सभी क्या है, ये सभी आपके हैं तत्सम है, ये सभी क्या है, तत्सम है। आंसर डी इसलिए चला जाएगा क्योंकि पत्थर का क्या होता है, प्रस्तर होता है। सिंपल सी बात आपने सुना ही होगा, प्रस्तर यहां तत्सम हो जाएगा, और मुझसे तद्भव पूछा था तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 47, हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने समाज की सेवा के लिए, क्लियर है, कर्ता ने कर्म को संबंध में काकी के रारी रे नानी ने, और अपादान में से आता है और के लिए आता है संप्रदान में। आंसर क्या चला जाएगा, ए के साथ, ए लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 लॉक कीजिएगा। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइएगा। विधात्री शब्द का आपको पुल्लिंग बताना है, जरा जवाब दीजिएगा। विधात्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। विधात्री का हम कह सकते हैं पुल्लिंग विधाता होगा, क्योंकि विधाता मेल में आता है और विधात्री आता है फीमेल में। आंसर डी होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 49, इसी बात पर सब्सक्राइब करें,
स्कोर बहुत अच्छा उम्दा होना चाहिए दोस्तों, और अगर स्कोर नहीं हो पा रहा है तो पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ने और प्रैक्टिस करने से ही चीजें आसान होती हैं। वह घर मेरा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर मेरा है इस वाक्य में, अब देखो मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि वह घर जो है ना सर मेरा है, हमारे और उस घर में कहीं ना कहीं रिलेशन है। वह कार जो है ना, वह क्या है? वह कार जो है मेरी है, वह मेरा पति है, वह मेरी बीवी है, वह मेरे बच्चे हैं, ये मेरा दादा है। हम ये कह सकते हैं सर कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब, हम तो रिलेशन बता रहे हैं उसके बीच में। आंसर जाएगा सी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, और कह रहा है हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? तो हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक, जल्दी से कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत उम्दा प्रश्न है गाइस, क्या बात है, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जाएगा गोपाल राम गहमरी, बी हो जाएगा। एक बार लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ सभी बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, सभी बच्चे यहां पर कर लेंगे सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी शेरनी नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म के लिए आप सभी का धन्यवाद। जितने भी बच्चे आए हैं, ज्वाइन द टेलीग्राम, टेलीग्राम की लिंक नीचे है, या सर्च कर सकते हैं GURUJI एक स्पेस WORLD, WORLD है, WORD नहीं है। लिंक फटाफट आप देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में ही लगा दी है। तुरंत अभी क्या कर लेना है, तुरंत अभी जो है ग्रुप को, सफलता के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। सफलता के लिए सबसे पहला काम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। वंदे मातरम, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें नोट करना है, हमें का मतलब आपको, और सारे पॉइंट को एग्जाम में कहीं ना कहीं धुआं निकाल देना है। सिंपल सी बात है दोस्तों। सबसे पहला काम वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या कर देना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा।